इससे पहले हम जब कोई कोड लिखते थे तो हम उसको रन करने से पहले सेव करते थे, लेकिन आज की क्लास में हम पहले एक छोटी सी सेटिंग कर लेंगे जिसके बाद हमें कोड को बार बार सेव नहीं करना पड़ेगा। कोड हमारा ऑटो सेव होता जाएगा और हम उसको डायरेक्टली सिर्फ रन करते जाएंगे। इसके लिए जो आपको टॉप में लेफ्ट साइड के ऊपर फाइल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। इस ड्रॉप डाउन में से हमने ऑटो सेव के ऊपर टिक कर देना है। अभी हम इसको एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। फाइल के ऊपर जाते हैं और हम देखते हैं कि ऑटो सेव टिक किया हुआ है, तो उसका मतलब है कोड ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। अगर हम इसको बंद करना चाहते हैं तो हम इसको अनचेक कर देंगे एक दफ़ा क्लिक करके। तो अब इससे एक छोटी सी टिप के बाद हम कोडिंग सीखने की तरफ वापस चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि पाइथन में कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट दरअसल हमारे कोड का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता, हम सिर्फ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं, या फिर हमारा कोड अगर बाद में हमारे बाद कोई और देख रहा हो तो फिर ऐसी सूरत में भी उसको समझ आ सके कि हमने लिखा क्या था इस कोड के अंदर, हम करना क्या चाह रहे थे। ये कोडर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हम चाह रहे हो कि हमारे कोड के अंदर एग्जीक्यूट ना हो तो हम उसको कमेंट आउट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें करना सिर्फ इतना होता है कि हमें हैशटैग लगाकर फिर वो स्टेटमेंट लिख देना होती है जो हम चाह रहे हो एग्जीक्यूट ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हैशटैग और फिर उसके सामने लिख रही हूँ दिस इज अ कमेंट, तो आगे मैं कोई सा भी कोड लिखूंगी उस कोड में ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा प्रिंट और फिर ब्रैकेट्स लगा के लिखते हैं वेलकम टू पाइथन क्लास 2। ख्याल रहे ये वेलकम टू पाइथन क्लास 2 ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के इर्द गिर्द हमने कोट्स जरूर लगाना होता है। जैसे हम अब इसको लिख लेंगे तो हम इसे अब रन करते हैं। जैसे ये रन हुआ तो टर्मिनल पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हैं। ये सिर्फ आपको वेलकम टू क्लास 2 लिखा हुआ दे रहा है, दिस इज अ कमेंट कहीं पर भी हमें टर्मिनल पे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम कोई फंक्शन भी इस्तेमाल कर लेते हैं कमेंट के अंदर, मिसाल के तौर पे हम प्रिंट को कमेंट कर देते हैं तो वो चीज़ प्रिंट भी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख रही हूँ हैशटैग कॉमेंट प्रिंट 2+5, तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो अगेन हमें सिर्फ वेलकम टू पाइथन क्लास 2 ही लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो हमने कमेंट किया हुआ था ये नहीं हमें नजर आएगा कहीं पर। एक और बात, किसी चीज़ को कमेंट आउट करने के लिए हमें उसमें कमेंट का वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ हैशटैग लगाना ज़रूरी होता है उससे पहले। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये जो हमारी सेकंड लाइन ऑफ कोड है जिसके अंदर लिखा हुआ है प्रिंट वेलकम टू पाइथन क्लास 2, इसके अंदर इसके एंड के ऊपर मैं लिख रही हूँ हैशटैग वेलकम नोट। तो अब अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो अगेन ये वेलकम नोट जो लिखा हुआ है हैशटैग वेलकम नोट ये कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा और हमें स्क्रीन के ऊपर सिर्फ वेलकम टू पाइथन क्लास 2 ही लिखा हुआ मिलेगा। अब जो थर्ड लाइन ऑफ कोड है नंबर 3, उसके शुरू से हम कमेंट हटा देते हैं, मतलब हैशटैग हटा देते हैं और उसके बाद हम उसको प्रिंट करते हैं इनके प्रिंट 2+5, तो हमें स्क्रीन के ऊपर इसका आंसर यानी 7 लिखा हुआ मिल जाएगा। पहले हमें ये क्यों नहीं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही थी, क्योंकि हमने हैशटैग लगाया हुआ था, मतलब कमेंट आउट किया हुआ था। हैशटैग के साथ जो चीज़ कमेंट आउट की जाती है उसको कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट। चाहे हम हर एक सिंगल लाइन को ही अलग अलग से कमेंट आउट करते जाएं, वो हमारी मर्जी है। डायरेक्ट अगर 5-6 लाइनों को या 2-3 लाइनों को एक साथ कमेंट आउट करना हो तो हम उसको सबको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा सकते हैं। तो जब हम कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो जितनी भी लाइनें हमने सेलेक्ट की थी वो सब की सब कमेंट आउट हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल ये एक सिंगल लाइन कमेंट होगा जो कि हमें ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हम चीज़ों को मल्टी लाइन कमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा लाइनों को एक साथ कमेंट आउट कर सकते हैं और उसके लिए फिर हम हैशटैग नहीं लगाते, बल्कि उसके लिए हम ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इस लाइन के शुरू से लेकर जिसके एंड तक कमेंट आउट करना चाह रहे हो दोनों साइडों के ऊपर ट्रिपल कोट्स लगा देते हैं, वो चीज़ मल्टी लाइन कमेंट के अंदर आ जाती है और वो तमाम की तमाम ब्राउन कलर के अंदर लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू पाइथन क्लास और उसके बाद हम लिखते हैं सोचवर्स, उसके बाद हम लिखते हैं अच्छा मकबूल। तो ये 3 लाइनें, इन 3 लाइनों के शुरू में भी हमने ट्रिपल कोट लगा देने हैं और आखिर में भी ट्रिपल कोट लगा देने हैं, तो फिर ऐसी सूरत में हमें ये मल्टी लाइन कमेंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ट्रिपल कोट्स लगाकर लिख दिया है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन।
नंबर 1 सिंगल लाइन कमेंट, एंड नंबर 2 मल्टी लाइन कमेंट्स। तो अभी जो आप कमेंट देख रहे हैं इसके अंदर एक से ज़्यादा लाइनें हो चुकी हैं, तो ये एक मल्टी लाइन कमेंट बन रहा है और हमने शुरू में 3 कोट्स भी लगाए हुए हैं। इट मीन्स कि हमारा ये जो कमेंट है ये एक मल्टी लाइन कमेंट होगा। नेक्स्ट लाइन में उसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये कोड की 4th लाइन में हम एग्जांपल देते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। तो अगेन हैशटैग दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, हैशटैग से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक सिंगल लाइन कमेंट है। उसके बाद हम नीचे लाइन में जाकर लिखते हैं ट्रिपल कोट्स लगाकर दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और आधा हम नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख देंगे। तो ये 2 लाइनों के अंदर कमेंट आ गया है। इसके एंड के ऊपर अब हम ट्रिपल कोट्स फिर से लगा देंगे, तो ये भी हमारा कमेंट है और ये हमारा कोड में एग्जीक्यूट नहीं होगा, चाहे हम इसको रन करके देख लें। तो ये 2 ही तरह के कमेंट्स होते हैं पाइथन में, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन के लिए हैशटैग लगाना है, मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोट्स लगाने हैं। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं प्रिंट और फिर उसके बाद हम लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर अस्सलाम वालेकुम एक स्ट्रिंग के तौर पे, और इसके बाद हम एक कमेंट लगा लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हैशटैग ग्रीटिंग्स। तो ये जो ग्रीटिंग्स है ये हमारा कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कमेंट था। तो कमेंट हम शुरू में भी लगा सकते हैं, आखिर में भी लगा सकते हैं, हमें पूरी लाइन को भी कमेंट कर सकते हैं, हम कई लाइनों को भी कमेंट आउट कर सकते हैं। कमेंट्स के बाद अब हम देखेंगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल हम अपनी डेली लाइफ में भी और मैथ में भी एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल वेदर, मौसम एक वेरिएबल है क्योंकि ये मुस्तकिल तौर पर बदलता रहता है, सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता। लेकिन पाइथन में वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, एक बॉक्स की तरह है, एक मेमोरी लोकेशन की तरह है, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। और पाइथन के अंदर जब हम वेरिएबल किसी चीज़ को असाइन करते हैं तो उसके लिए हम दरमियान में इक्वल का साइन लगाते हैं, और इसी वजह से हम इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर हम कहीं पर इक्वल लगा देते हैं तो वो 2 चीज़ें आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। नो, इस तरह से हम एक वेरिएबल को वैल्यू ही असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि x एक मेमोरी लोकेशन है, एक बॉक्स है, एक कंटेनर है, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 5 है। इसी तरह अगर हम लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 3, तो इसका मतलब भी है कि y जो मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर्ड है। अब अगर हम प्रिंट करके देखते हैं y, कोड को रन करते हैं, तो हमें स्क्रीन के अंदर y के वेरिएबल में जो स्टोर्ड वैल्यू है वो दिखाई दे जाएगी, यानी कि 3। इसके बाद हम एक और वेरिएबल लिखते हैं, लेट्स से z इज़ इक्वल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है तो इसके लिए हमने कोट्स जरूर लगाने। देन जब हम प्रिंट करेंगे z को तो हमें स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ दिखाई देगा। मतलब कि कोई वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें वो पूरी वैल्यू लिखना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए हम सिर्फ उसका नाम लिख सकते हैं, यानी कि हम उस मेमोरी लोकेशन का, उस वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं जिसमें हमने वो सारी की सारी वैल्यू स्टोर करवाई हुई थी, तो वो ही हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर मिल जाएगी। अभी तक पाइथन में हमने एक ही फंक्शन को इस्तेमाल किया है, प्रिंट फंक्शन को। अब हम एक दूसरा फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास जो भी डेटा टाइप हो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन अकेले टाइप फंक्शन के इस्तेमाल का हमें कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखते हैं स्क्रीन के ऊपर टाइप ऑफ एक्स, तो हमारा मकसद तो मेन यही है कि हम एक्स की टाइप देख सकें कि वो किस टाइप की हमारी वैल्यू है, किस टाइप का डेटा है, लेकिन इससे हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। चलिए रन करके देखते हैं। टाइप ऑफ एक्स लिखा, हमने इसको रन कर दिया, लेकिन स्क्रीन के ऊपर वही सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है जो कि हमने प्रिंट करवाया था। टाइप में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। तो किसी भी डेटा की टाइप को जानने के लिए हमें उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, यानी हम अपनी स्क्रीन में ये जो हमने टाइप ऑफ एक्स लिखा है इसके बाहर हम लिखते हैं प्रिंट, तो तभी ये मुमकिन हो पाएगा। उसके स्टार्ट में जाकर हम लिख देते हैं प्रिंट और फिर ब्रैकेट्स के अंदर टाइप ऑफ एक्स को लिखते हैं। सो जब हम ऐसा करेंगे
तभी हमें जो टाइप ऑफ एक्स है वो प्रिंट होके मिल सकेगी। तो अभी हम दो फंक्शंस को एक साथ इस्तेमाल करें, प्रिंट फंक्शन को भी और टाइप फंक्शन को भी। और फंक्शन विद इन अ फंक्शन इस्तेमाल हो सकता है इन पाइथन लैंग्वेज। अब जब हम प्रिंट टाइप ऑफ एक्स लिखकर इसको रन करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर इसकी टाइप दिखाई दे जाएगी। एक्स वाला वेरिएबल 5 के इक्वल था और 5 एक इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स भी, और फिर उसके बाद बैक साइड के ऊपर वो सारे नेगेटिव नंबर्स भी, यानी -1, -2, -3, -4, जहाँ तक भी काउंटिंग एग्जिस्ट करती है तमाम की तमाम वो तमाम नंबर्स इंटीजर्स में आ जाते हैं। बस उनके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट वगैरह नहीं होने चाहिए। माइनस वाले सारे नंबर्स भी और प्लस वाले सारे नंबर्स भी इंक्लूडिंग 0 इंटीजर्स के अंदर शामिल है। तो अब अगर हमने x की टाइप प्रिंट की है तो हमें ये बता रहा है कि ये इंटीजर टाइप है। अब हम y की टाइप प्रिंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम y की वैल्यू को चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिख देते हैं 3.0। तो पॉइंट वाले जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तमाम के तमाम फ्लोट्स हैं। अब अगर हम y की टाइप प्रिंट करते हैं, यानी हम प्रिंट लिखकर ब्रैकेट्स लगाकर टाइप ऑफ y लिखते हैं और फिर इसको रन करते हैं तो हमें इसकी क्लास दिखाई दे जाएगी फ्लोट, यानी कि हमारा जो y था वो फ्लोट था। y वेरिएबल के अंदर जो स्टोर्ड वैल्यू है वो फ्लोट नंबर है। देन अगर हम प्रिंट करते हैं प्रिंट टाइप ऑफ z, तो हमें स्क्रीन के ऊपर लिखकर दिखा देगा कि इसकी जो टाइप है वो एक स्ट्रिंग है str। str पाइथन में स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं टाइप कास्टिंग। पाइथन में हम सिर्फ किसी चीज़ की टाइप प्रिंट नहीं करवाते, बल्कि हम उसे इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं कि किसी डेटा को किस टाइप के तौर पर स्टोर किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 3, तो इसका मतलब होगा कि ये जो 3 वाला नंबर है, जो आमतौर पे एक डिजिट होता है, एक इंटीजर होता है, उसे एज एन इंटीजर स्टोर नहीं करना, बल्कि उसे एज अ स्ट्रिंग स्टोर करना है इन अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल x। अब अगर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 3, यानी कि टाइप कास्टिंग करते हैं, तो अब ये 3 एक स्ट्रिंग के तौर पर स्टोर होगा। अगर अगली ही लाइन में हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू इंट ऑफ 3, तो इसका मतलब है कि 3 अब की बार एक इंटीजर के तौर पे स्टोर होगा इन y। अगर अगली लाइन में हम लिख देते हैं z इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 3, तो इसका मतलब है कि अब की बारी जो 3 है वो एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर होगा। अब अगर हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं प्रिंट x और इसको रन कर देते हैं, तो हमें ये 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर होता है। जो भी हम कॉमास के अंदर लिखते हैं वो कॉमास के बगैर हमें स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे जाता है, और अभी हमें 3 दिखाई दे गया है। अब अगर हम y को प्रिंट करते हैं तो वो 3 की वैल्यू 3 ही दे देगा, क्योंकि इंटीजर 3 के इक्वल ही होता है। और y को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, यानी कि y के अंदर हमने जो इंटीजर 3 स्टोर किया उसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं, एक इंटीजर के अलावा कुछ और लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 3.5। अब 3.5 एक फ्लोट है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, लेकिन हम इसको स्टोर करवा रहे हैं एज एन इंटीजर। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी। प्रिंट y भी लिख लेते हैं और फिर इस कोड को रन कर देते हैं। जब हमने 3 को एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है तो वो एज अ स्ट्रिंग 3 ही प्रिंट हो गया है। देन हमने जब प्रिंट z किया, यानी कि हमने 3 को एज अ फ्लोट प्रिंट करवाने की कोशिश की, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में जो 3 की वैल्यू होती है, यानी कि 3.0, वो प्रिंट हो गई। उसके बाद y वेरिएबल में हमने 3.5 को एज एन इंटीजर प्रिंट कराने की कोशिश की। हालांकि 3.5 एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, लेकिन हम उसकी इंटीजर में वैल्यू देखना चाह रहे थे। सो हमने जब प्रिंट ऑफ y किया एज एन इंटीजर, तो उसकी इंटीजर के तौर पे वैल्यू यानी कि 3 ही हमें प्रिंट होकर मिली। फ्रेंड्स, वेरिएबल्स ओवरराइड भी हो सकते हैं, यानी अगर हम कोई वेरिएबल लिखते हैं, उसको कोई एक वैल्यू देते हैं और बाद में हम उसी वेरिएबल को कोई और वैल्यू असाइन कर देते हैं, तो जो न्यू वाली वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू की जगह के ऊपर स्टोर हो जाएगी, यानी कि ओवरराइटिंग हो जाएगी और पुरानी वैल्यू कोई ख़त्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं नेशनैलिटी इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी। तो अब नेशनैलिटी हमारा एक वेरिएबल है और उसके अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो है पाकिस्तानी। और अब अगर हम प्रिंट करके देखते हैं नेशनैलिटी को, अपने वेरिएबल को,
तो हमें स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तानी लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। अब अगर हम इस नेशनैलिटी वाले वेरिएबल में ही कोई और वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम दोबारा से नेशनैलिटी लिखते हैं और इक्वल लगा के इसके अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम लिख देते हैं ईरानी। तो अब जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर सिर्फ ईरानी लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी कि पहले वाला पाकिस्तानी जो उसके अंदर वेरिएबल के तौर पर स्टोर था अब वो नहीं है, अब उसकी जगह पे ईरानी आ चुका है। हमारे वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट हो चुकी है। सो हमें हर वेरिएबल को डिफरेंट नेम देना चाहिए। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि इसके अंदर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बराबर नहीं होते। सो अगर हम कुछ भी चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ईरानी वाली जो नेशनैलिटी है उसमें हम एन को, स्मॉल एन को रेज करके कैपिटल एन लिख देते हैं, तो ये एक न्यू वेरिएबल बन जाएगा और अब ईरानी की वैल्यू इस नए वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। और जब ऐसा लिखने के बाद हम जाकर इसको प्रिंट करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर ईरानी और पाकिस्तानी दोनों लिखे हुए दिखाई देंगे। जो स्मॉल वाले एन से नेशनैलिटी है उसके अंदर हमें स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तानी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा जब हम उसको प्रिंट करेंगे, और जब हम कैपिटल एन वाले नेशनैलिटी को प्रिंट करेंगे तो उसमें हमें स्क्रीन के ऊपर ईरानी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सो वेरिएबल को नाम देते हुए सिर्फ अपने नाम का ख्याल नहीं रखना, बल्कि आप उसमें कैपिटल ABC या स्मॉल ABC कौन से लेटर्स इस्तेमाल करें इस बात का भी ख्याल रखना है। लेकिन जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं, तो हम इस तरह से कोई सा भी रैंडम नाम उठा के वेरिएबल को नहीं दे देते। वेरिएबल के नाम देने के कुछ रूल्स भी होते हैं और कुछ चीज़ों का हमें वैसे ही ख्याल रखना चाहिए ताकि बाद में हमें कोड को समझना आसान हो और किसी और के लिए भी उसको इस्तेमाल करना आसान हो। बाज़ दफ़ा हमारा वेरिएबल नेम काफ़ी लेंथी होता है और स्पेस हम वेरिएबल नाम के अंदर दे नहीं सकते, सो हमें उनको साथ साथ जोड़ कर ही लिखना पड़ता है। किस तरह के नाम दे सकते हैं पहले हम ये देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो नेमिंग के प्रॉपर मेथड्स हैं हम उनको भी देखेंगे। कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं नाम देते हुए। इसके अलावा नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेरिएबल के नाम के अंदर, अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी हैशटैग, प्लस माइनस इस तरह की चीज़ें नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो ये भी एक वेरिएबल नाम है और एक वैलिड वेरिएबल नाम है। इसके अलावा हम एक और नाम दे सकते हैं var_1, इस तरह का वेरिएबल भी एग्जिस्ट करता है। इसके बाद अगर हम लिखते हैं माई वेरिएबल, माई लिख के आगे अंडरस्कोर लगा के var लिख के हमने कोई और नाम दे दिया, लेट्स से a वाली वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवा दी, तो ये तीनों डिफरेंट तरह के नाम हैं जो हम दे सकते हैं। वेरिएबल के नाम में कोई स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हैं अगर 2-3 वर्ड्स का वेरिएबल नेम है और हर वर्ड को हम अलग-अलग रखना चाह रहे हैं, सो उनको अलग रखने के लिए हम उनके नीचे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। नंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं वेरिएबल नेम्स में, लेकिन कोई भी वेरिएबल नेम किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। एंड पे, दरमियान में, बीच में कहीं पर भी नंबर्स आ सकते हैं, लेकिन नंबर से वेरिएबल नेम शुरू नहीं हो सकता। एक मेथड होता है जिसमें हम पहला लेटर स्मॉल लिखते हैं, पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल लिखते हैं और उसके बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं उन तमाम वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको हम कैपिटल लिखते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा है माई वेरिएबल नेम, तो इसमें माई का एम स्मॉल और उसके बाद वेरिएबल नेम, वेरिएबल का भी वी कैपिटल और नेम का एन भी कैपिटल। कई और वर्ड्स भी आएंगे तो उन सब के भी पहले वाले लेटर्स कैपिटल। तो ये लिखकर अगर हम इसको कोई वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल सोच वर्ड्स, तो ये जो हमारा वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है इसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस के अलावा एक पास्कल केस भी होती है और इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं उन तमाम के फर्स्ट लेटर्स को कैपिटल रखा जाता है, यानी कि माई का एम भी कैपिटल, वेरिएबल का वी भी कैपिटल और नेम का एन भी कैपिटल। तो अगर हम लिखते हैं माई वेरिएबल नेम और फिर इसके अंदर भी वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, फॉर एग्जांपल सोच वर्ड्स, तो ये हमारा होगा पास्कल केस। इसके अलावा एक और बहुत फेमस नेमिंग कन्वेंशन है स्नैक केस। उसके अंदर तमाम जो लेटर्स हैं उनको स्मॉल लिखा जाता है और जैसे एक वर्ड ख़त्म होता है उसके आगे फिर हम अंडरस्कोर लगा देते हैं, यानी कि माई के बाद भी अंडरस्कोर, फिर वेरिएबल लिखकर उसके बाद भी अंडरस्कोर, फिर नेम लिखकर उसके बाद भी अंडरस्कोर। तो ये स्नैक कन्वेंशन भी, स्नैक केस भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है नाम देने के लिए वेरिएबल्स को। अभी ये जो एंड के ऊपर हम लिख रहे थे, कैमल केस, स्नैक केस, पास्कल केस,
ये तीनों कमेंट्स थे, इसीलिए हमारे कोड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे और उनको मैं हैशटैग के साथ लिख रही थी। सो ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। अच्छा, तो अभी तक हम जो वेरिएबल्स लिख रहे थे वो सारे हम अलग अलग लिख रहे थे। हर एक नई लाइन में हम एक नया वेरिएबल लिखते थे और फिर आगे उसको कोई वैल्यू असाइन करते थे। लेकिन हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2-3 वेरिएबल्स इकट्ठे लिख दूँ, फॉर एग्जांपल x, y और z, और हर वेरिएबल को एक एक कॉमा से सेपरेट कर दूँ, x, y, z, और इनके सामने इक्वल लगा के 3 वैल्यूज़ लिख दूँ, तो हर एक को एक एक वैल्यू खुद ब खुद असाइन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अब अगर हम कोट्स में लिख देते हैं रेड और फिर कॉमा लगा के लिख देते हैं कोट्स के अंदर ग्रीन, और फिर उसके बाद कॉमा लगा के कोट्स के अंदर लिख देते हैं ब्लू, तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू रेड है, उसके बाद y की वैल्यू ग्रीन है और z की वैल्यू ब्लू है। अगर हम इनमें से किसी को भी प्रिंट करा के देखते हैं, यानी कि प्रिंट y, तो सिर्फ हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ग्रीन। तो आज की क्लास में हमने कमेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास तक आपने कमेंट्स और वेरिएबल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है।